नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा मिश्रा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महासचिव की पोस्ट पर दावेदारी कर रहे नन्हेलाल त्रिपाठी जी आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के बारे में कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे। नन्हेलाल जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि हड़तालों के बारे में मुझे ये बताइए कि आजकल अधिवक्ता इतने सारे हड़तालों पे क्यों बैठ जाते हैं? क्या इससे वादी, प्रतिवादी और जज इन तीनों का समय नष्ट नहीं होता? देखिए, हम लोग इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट काम करते हैं जी। हड़ताल करना हमारी आदत नहीं है, हड़ताल करना हमारी मजबूरी है। अच्छा। जब समस्याएं आती हैं तब हम बहुत मजबूरी में हड़ताल करते हैं। नहीं, हमारा कोई ये नहीं है कि हम स्ट्राइक करते रहें। पर आजकल हड़तालों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अच्छा एडवोकेट और एडवोकेट समाज अपना काम करना चाहता है क्योंकि बातकारियों का हित सर्वोपरि है। अच्छा जी। अभी हाल में एक मामला आया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया था। इसको आप, इस पर भी हड़ताल हुआ था, तो इसको आप कितना गलत मानते हैं? क्या ये गलत था? जी, गलत इसलिए था। हाँ। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जी। यहाँ हाई कोर्ट के वकीलों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और अच्छे अच्छे एडवोकेट हैं। ऐसा नहीं है कि एडवोकेटों की कमी है, परंतु इन लोगों में से ना करके केंद्र सरकार ने या जुडिशरी ने या कॉलेजियम ने जो ये निर्णय लिया है वो मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा, पर क्या इसके पीछे कोई और ठोस वजह नहीं है? अब वजह के विषय में हम लोग पता कर रहे हैं। अच्छा। और हम लोग पता करके पूरी तरह से संघर्षरत रहेंगे और जहां तक हो सकेगा हम लोग यही चाहेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से, चाहे लखनऊ पीठ हो चाहे यहाँ की पीठ हो, यहीं से जजों की अपॉइंटमेंट हो। अच्छा। अब सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर आपको और कई सारे अधिवक्ताओं को भी ये कहते हुए सुना गया है कि बार और बेंच के बीच में सामंजस्य नहीं होता। ये कहाँ तक सच बात है और आखिर इसमें कमी कहाँ रह जाती है? मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, उसमें ऐसा है, कुछ कमी हमारी भी है, कुछ कमी बेंच की भी है। अच्छा। मेरा प्रयास ये रहता है कि बार और बेंच में सामंजस्य बना रहे। बिना सामंजस्य के कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि हम एडवोकेट इज एज ए कोर्ट ऑफिसर जी, हमारा एक परिवार है। हाँ। परिवार तभी चल सकता है जब एक सामंजस्य बना करके हम चलें। कभी कभी परिवार में भी हो जाता है, सामंजस्य नहीं बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कहना है आपका कि नहीं बैठता है। तो ये किस वजह से नहीं बैठता? क्या इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम आ जाती है? ईगो प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी की अपनी सोच होती है जी। कुछ अच्छे, अब मैं जजों को ये तो नहीं कह सकता बुरा, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है। किसी का टेम्परामेंट जल्दी हाई हो जाता है। हाँ। किसी का नहीं होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा होता है, लेकिन उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे और इनके बीच में सामंजस्य बना रहे। अच्छा। अब सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तमाम कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया कि अधिवक्ता लोग ही उसकी आलोचना करते हुए मिलते हैं। क्या ये सही है? देखिए, किसी जज का ऑर्डर आलोचनात्मक नहीं हो सकता है। हाँ। क्योंकि वो जज का ऑर्डर है जी। वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, कानूनी तरह से पास किया हुआ ऑर्डर है जी। तो उस पर हम आलोचना, अगर मान लीजिए हम उससे एग्रीव्ड हैं, हाँ, तो हम अगली अदालत में जा सकते हैं। हाँ, उस पे गुण और दोष पर हम जरूर परिचर्चा करते हैं जी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि क्या गलत है क्या सही। अगर आप गलत है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी हाल में कोर्ट का एक फैसला आया था लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर। क्या आपको लगता है कि ये भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सही है? देखिए, उसको 50-50% माना जाए। हाँ। क्योंकि उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है जी। कुछ लोग पर्दे के पीछे इस लिविंग रिलेशनशिप का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसको अगर गहराई से देखा जाए, छानबीन किया जाए, हमारे हिसाब से अगर लिविंग रिलेशनशिप आ रहा है तो पेरेंट्स को भी नोटिस जाना चाहिए और आफ्टर रिसीविंग ऑफ नोटिस किसी तरह का ऑर्डर पास हो तो ज़्यादा बेटर हो। अच्छा, तो मतलब इस बात पे आप लोग 50-50 अग्री भी करते हैं और डिसएग्री भी करते हैं? जी हाँ।
अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या जजों की नियुक्ति जो है वो पारदर्शी नहीं होनी चाहिए, और जो जजों के ही परिवार के लोग आगे जज बन जाते हैं, क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? इस पर आप क्या सलाह देंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक किसान का बेटा भी जज बन सकता है, वो योग्य है जी। तो हमारा ये कहना है कि योग्यता के अनुसार ही जज बनाया जाना चाहिए। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि आजकल जजों के ही परिवार का आगे जज बन जाना ये ज़्यादा कॉमन हो गया है? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत कठिन क्वेश्चन किया। अच्छा। और जैसा कि आप देख रही हैं, हाई कोर्ट इलाहाबाद या कोई भी हाई कोर्ट है, थोड़ी सी अगर ये पारदर्शिता नहीं रखी गई तो आम जनमानस का विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे विचार से पारदर्शिता जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि वो जज के भाई हैं, जज के लड़के हैं या पारिवारिक। आपने अभी पारदर्शिता की बात की, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या न्याय प्रणाली पर किसी प्रकार से सरकार या मीडिया का भी कोई दबाव रहता है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव किसी का नहीं रहता है। ये हमारे ऑनरेबल कोर्टों को या अन्य कोर्टों को, सबऑर्डिनेट कोर्टों को अपने विवेक का परिचय देना चाहिए और कानून के हिसाब से ऑर्डर, दबाव किसी का नहीं रहता है। अच्छा, सर अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दबाव तो नहीं रहता है, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही केस में दो अलग अलग कोर्ट अलग अलग फैसला सुना देते हैं। अब देखिए, कोई एक बर्खास्त मतलब कोई एक जो है वो मतलब जमानत दे देता है, कोई एक है जो जमानत खारिज कर देता है। तो ऐसे में जो स्वविवेक के फैसले हैं, क्या ये कभी गलत नहीं हो सकते? ये गलत हो जाता है। अच्छा। और जजेस को थोड़ा सा सोच और विचार करके ऑर्डर पास करना चाहिए जी। कभी कभी जल्दबाजी में जस्टिस नहीं मिल पाता है, तो वो तो गलत है कि एक जज बेल ग्रांट कर रहा है, दूसरा वही खारिज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी बेसिस पे हमारे यहाँ बेलें अलाउ होती हैं। हाँ। अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऐसे लोग खारिज कर देते हैं, जिनके लिए हम लोग बार एसोसिएशन के माध्यम से निवेदन करेंगे कि ऐसा गलती ना हो। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से जो जज होते हैं वो किसी वैचारिक दबाव के अधीन होते हैं या संवैधानिक नियमों के अधीन होते हैं? नहीं, संवैधानिक नियमों के अधीन होते हैं। अच्छा। किसी वैचारिक दबाव पर नहीं होते। तो फिर ये अलग अलग फैसले आ कैसे जाते हैं? अब हम बता रहे हैं। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, ऐसा नहीं है। हाँ। हर आदमी की सोच होती है। देखिए, बेल ग्रांट करना उनका अपना इनहेरेंट जुरिडिक्शन है, लेकिन उस पर हमारे जजेस को विचार करना चाहिए। आप जेलों की स्थिति देखिए, भरी पड़ी हुई है। सही बात है। हीनियस क्राइम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य मुकदमों में हमारा जहाँ तक ख्याल है जी, वहाँ तक रिलीफ मिलना चाहिए। सही बात है। तो मतलब आपके हिसाब से जजों को थोड़ा बहुत आगे इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि अगर वो जो भी क्राइम है या जिस भी बारे में बात हो रही है, अगर वो उतनी बड़ी चीज नहीं है तो फिर बेल ग्रांट कर दी। बड़ी भी चीज अगर है, अच्छा, और विदाउट एविडेंस है, फॉल्स इम्प्लीकेशन है, उसमें भी हमारे जजों को अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और करते भी हैं। अच्छा जी। अब सर मैं आपसे लिस्टिंग की समस्या पे बात करना चाहूंगी। लिस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑनलाइन में कुछ लिस्ट दिख रहा होता है और सामने केस कुछ और ही हो रहा होता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी इस बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं। ये कैसे हो जाता है? और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो एक बार लिस्ट हो गया, फिर उसके बाद नहीं सुना गया, तो फिर ऐसे में दोबारा कब सुना जाएगा? इसका भी कुछ मतलब होता है आपका प्रोसीजर? देखिए, हमारे चीफ जस्टिस महोदय प्रयास कर रहे हैं जी, लेकिन उनको थोड़ी सी हमारा इस चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि उन्हें थोड़ा सा विचार करके एक कमेटी जजों की बनानी चाहिए, जिसपे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका कारण ये है कि आज मुकदमा लगा जी, और ये प्रयास अगर लिस्ट का है तो वो 7 दिन के अंदर लग जाना चाहिए। हाँ। लेकिन हालात ये है, मुकदमे नहीं लगते हैं। उस पर चीफ जस्टिस महोदय से मैं ये निवेदन करूँगा और प्रयास भी कर रहे हैं हम लोग कि वो मुकदमे नेक्स्ट वीक लिस्टिंग हो, क्योंकि लिस्टिंग ना होना ये बहुत बड़ा अभिशाप है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जनता का भी विश्वास खोता जाता है, खत्म हो रहा है, और हम लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है। जब से कोविड आया है जी, तब से हालात बहुत नाजुक हैं, और एक एडवोकेट किस तरह से अपना व्यवसाय कर रहा है ये वही जानता है। अच्छा, तो सर अब इस न्याय की देरी पे ही बात करते हैं कि आज न्याय में बड़ी देरी हो रही है। कई बार तो 1986 के केस अब सुने जा रहे हैं। तो
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोअर कोर्ट जो होता है वो सजा दे देता है, ऊपर का कोर्ट जो है वो बरी कर देता है, तो ऐसे में जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोअर कोर्ट सजा करती है, हाई कोर्ट बरी करती है। हाँ। अगर गलत है, हाँ। जजमेंट गलत है, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, तो हायर कोर्ट को ये पावर है कि उसको निरस्त करे। अब दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया कि 84 के मुकदमे विचाराधीन हैं और अब हैं, उसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारी हाई कोर्ट भी प्रयास कर रही है। 3-3 जजों की, 4-4 जजों की बेंच सिंगल बनाई गई है, 3-3, 4-4 जजों की बेंच बनाई गई है डिवीजन बेंच, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि ये जल्दी से जल्दी निपटाएं। और शायद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी शायद इसीलिए बने। फास्ट ट्रैक कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं है। अच्छा। फास्ट ट्रैक कोर्ट लोअर कोर्ट में है। हाँ। वो हीनियस क्राइम पर ये है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। अच्छा। सर, अब आगे अगर बात की जाए तो कभी कभी ये देखा जाता है कि वादी और प्रतिवादी के जो अधिवक्ता होते हैं वो एक दूसरे से ही मिल जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि अधिवक्ता लोग वकालत के अलावा और भी कई सारे काम कर रहे होते हैं। क्या इनमें और अधिवक्ताओं में कोई प्रोफेशनल एथिक्स की कमी हो रही है आजकल? देखिए, हम बता रहे हैं, पहली बार तो मैं पूर्ण रूप से खंडन कर रहा हूँ कि एक अच्छा अधिवक्ता कभी मिल नहीं सकता है। अच्छा। कतई नहीं मिल सकता है, वो मिल ही नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। ये क्लाइंट अगर ऐसा सोच रहा है तो वो गलत है। अच्छा जी। और मतलब इसमें क्या प्रोफेशनल एथिक्स की कमी नहीं दिख रही है आपको कि अगर कोई जो अधिवक्ता है वो अपने मतलब वकालत के अलावा भी और भी काम अगर वो कर रहा है? वो तो नहीं होना चाहिए। एक एडवोकेट के पास वक्त कहाँ है, और एक अच्छा एडवोकेट दूसरा काम कर ही नहीं सकता। तो ये तो आप एक डिफॉल्ट सिचुएशन बता रहे हैं जो ये सही होना चाहिए, ये लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा कई लोगों का नहीं। ऐसा है, अब हम आपको बता दें जी कि आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में आप देख लीजिए एडवोकेटों की लिस्ट जी। वही एडवोकेट अच्छा एडवोकेट है। हाँ। जो एक ही काम, जैसे आपके क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर के आगे कोई नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने केवल एक रास्ता चुना। हाँ। और उसी में महारत हासिल किया। तो इसलिए अगर महारत हासिल करना हो और अच्छा काम करना हो तो आपको एडवोकेसी के अलावा अन्यत्र कोई भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। वैसे भी बार काउंसिल कहती है अगर आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा, अगर आप ठेकेदार हो, आप कुछ हो, तो ये सिचुएशन है। अच्छा। ये आपके सामने आया होगा कि ये भी लोग करते हैं। हाँ। ऐसा भी करते हैं, ऐसा नहीं। एक अच्छा एडवोकेट इस तरह का काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बार एसोसिएशन इलाहाबाद की वर्तमान कार्यकारिणी से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा है कि आप बहुत देखिए, वर्तमान कार्यकारिणी भी अपने काम को करने का प्रयास कर रही है। थोड़ा सा ये है कि वर्तमान कार्यकारिणी से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि अगर ये 1 घंटा 2 घंटा बार एसोसिएशन पे अपना टाइम दें। हाँ। कि हमारी समस्याएं क्या हैं, कैसे हल हो सकती हैं, तो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। हमको लगता है कि टाइम भी है और वक्त भी है, तो प्रयास नहीं किया जा सकता है रहा है, या प्रयास किया जा रहा है तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं। अच्छा। तो उसको दूर करना चाहिए। आगे तो हमारी कार्यकारिणी है और हमारा अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो सेक्रेटरी है, तो उस पर हम किसी तरह का कोई इस तरह का कुठाराघात नहीं करना चाह रहे हैं। जो अच्छा, तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि 1 साल का जो बार का वक्त होता है वो काफी कम होता है? कम से कम 2 साल होना चाहिए। देखिए, कम है, लेकिन प्रोविजन जो हमारे बार काउंसिल का वो है तो उसके हिसाब से 1 ही साल है। संशोधन तो होना चाहिए। जैसे एक योग्य आदमी आता है, काम करना चाहता है, जब वो किसी वर्क को स्टार्ट करता है तब तक उसके कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो अब उसको तो संशोधन करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। अदरवाइज आपके बात से मैं सहमत हूँ कि थोड़ा सा वक्त और मिलना चाहिए। ऐसा कई बार देखा जाता है कि चुनाव में जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? उसका कारण केवल यही है कि लोगों को 3 चीज ध्यान रखना चाहिए: दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। अच्छा। अगर इसको लेकर के आदमी चल रहा है और हमारी कार्यकारिणी चल रही है तो निश्चित रूप से वो समस्याएं हमारी हल होंगी।
अगर उसमें आप लापरवाही करेंगे जी तो समस्या नहीं हल हो पाएगी। अच्छा, तो आप इसमें कहीं ना कहीं कार्यकारिणी के मतलब इतने छोटे कार्यकाल को भी दोष देना चाहेंगे? मतलब इसका आप मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान सकता। अच्छा, एक सूर्य जब मॉर्निंग में उगता है हाँ। तो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है जी। तो अगर आपके अच्छे वर्क हैं तो आप उसको कम से कम समय में भी जो है पूरा कर बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छा सर, बार की मजबूती और उपयोगिता आखिर होती क्या है, और देश में ये जो बार एसोसिएशंस है वो पास है या फेल है, ये आपके इरादे से मैं सुनना चाहूंगी कि नहीं, बार एसोसिएशन हमारा पूर्ण रूप से पास है। अच्छा, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, जैसे सपोज करिए कि चुनाव हो जी, और चुनाव में अगर आपने बेहतर निर्णय अपने पदाधिकारियों के प्रति नहीं लिया तो फिर तो आपको तो पछताना है। सही बात। जैसे आपके देश का मुखिया, भारत का प्रधानमंत्री, जैसे आपने देखा अभी विश्व के उस देश में रूस ने बर्बाद कर दिया, यूक्रेन को कर दिया ना जी। तो अगर आपका मुखिया नहीं सही है तो फिर उसका हालात यही होगा जो आप प्रश्न कर रही हैं। अच्छा, तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बार की एक्चुअली मजबूती और उपयोगिता होती क्या है, तो इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? उपयोगिता ये है कि हमारे बार एसोसिएशन को अधिवक्ता समाज के हित को देखना चाहिए। अच्छा, वादकारियों को हित को देखना चाहिए कि उनको सरल न्याय किस तरह से मिले, हाँ। जल्दी से न्याय उनको कैसे दिलाया जाए जी। इसके लिए अगर बार एसोसिएशन का पदाधिकारी तन मन मनोभाव से लग जाएगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और वादकारियों को भी सुलभ न्याय दिलाने में, जल्दी न्याय दिलाने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, अब सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कनिष्ठ अधिवक्ता की सुरक्षा के ऊपर अधिवक्ता नेता बात बहुत सारी करते हैं, लेकिन उनको कई बार एक सीनियर मिलने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सीनियर कुछ बहुत अच्छे हैं जी, जिनकी आकलन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वो प्रोटेक्शन अपने जूनियरों को देते हैं। कुछ हमारे जूनियरों में भी कमी है। अच्छा, जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, आगे तो रामचरितमानस में आया है, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी थी तैसी जी। अगर आप गुरुर ब्रह्मा गुरु, अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हो जी, तो एक शिष्य के रूप में, एक जूनियर के रूप में बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। परिश्रम करिए। जैसे आपने प्रश्न किया कि वकालत के अतिरिक्त भी व्यवसाय जी, एक साधना से ही वकालत हो सकती है। वकालत तपस्या है जी। अगर आप तपस्या नहीं करोगे तो फिर वकालत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सीनियर जूनियरों का शोषण करता है जी। हाँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। इतनी बड़ा परिवार है, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों जो है शुभ नहीं मानी जाती है, कुछ अशुभ भी है जी। तो इस तरह से इतने लंबे परिवार में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अच्छा एडवोकेट यही बेहतर प्रयास करना चाहिए। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जूनियरों का पूरा प्रोटेक्शन और बेहतर संस्कार अच्छा देना चाहिए। अच्छा सर, अब आप अगर महासचिव बन जाते हैं तो आप अध्यक्ष जी के साथ मिलके ऐसी क्या योजनाएं लाना चाहते हैं जो अधिवक्ता समाज का भला करे? खतरनाक क्वेश्चन आपने किया। चलिए देखिए, ऐसा है कि मैं काफी मंथन करने के बाद मैं इस चुनाव मैदान में आया हूँ। इस चुनाव में सबसे बड़ी समस्या ये है कि फ्रेश मुकदमे 4-4 महीने नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हमारे बार के पदाधिकारियों को मंथन करना पड़ेगा जी। बिना मंथन के इस समस्या का निराकरण नहीं हो जाएगा। कुछ तथाकथित जजेस जो अमर्यादित रहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, वो भी मर्यादा में ही रहेंगे। देखिए, ऐसा है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब आपका कैंडिडेचर, जब हमारा कैंडिडेचर अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से हम इनको पहले समझाएंगे जी, निवेदन करेंगे जी, लास्ट में देखा जाएगा। तो मेरा तो ये है कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो मैं अपने जूनियरों का के लिए मैं बहुत सारी योजनाएं लाने का प्रयास करूंगा जी। अभी मैं डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अभी चुनाव का माहौल नहीं बना है जी।
कुछ दिमाग में हमारे ऐसे हैं कि मैं ऐसा काम कर दूं जिसके लिए इतिहास बन जाए। तो ऐसा हमारा है और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि विकास की गंगा बहा दूंगा, बार एसोसिएशन में विकास की गंगा। जी अब सर जब चुनाव नज़दीक आने लगेगा तो आपका एक और इंटरव्यू ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल आप अपने अधिवक्ता समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वो बता दें। मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से यही आग्रह करूंगा कि वो अपने कार्य के प्रति सचेत रहें, अपने कार्य को निष्ठा ईमानदारी से करें और इस चुनाव में अपने मन और मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विचार विमर्श करने के बाद अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि अगर उनका मुखिया गड़बड़ हो जाएगा तो समस्याएं वैसी की तैसी बनी रहेंगी। मेरा निवेदन, आग्रह, अनुरोध है कि ये अगले चुनाव में हमारे संपूर्ण, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, देखिए ला ग्रेजुएट होते हैं हम लोग, बहुत बुद्धिमानों का चुनाव है। तो अगर बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय नहीं लिया जाएगा तो पछताना तो है ही। सही बात है। तो ये हमारा निवेदन है, संदेश है और अनुरोध है। जी जी। अच्छा, नन्हेलाल तिवारी जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे इलाहाबाद बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने वाले महासचिव के पद पर नन्हेलाल तिवारी जी, जिन्होंने हमें हाईकोर्ट के चुनाव के बारे में कई सारी बातें बताई। उन्होंने अपने अधिवक्ता समाज को ये संदेश भी दिया कि वकालत एक तपस्या है और उन्हें बुद्धिजीवी वर्ग की तरह अपने महासचिव और अपने अध्यक्ष को चुनने का पूरा हक है। ऐसे ही कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।